लो फ्रेंड्स, मैं गौरव और बस गेस करो ये क्या है। वेल बी शॉक टू नो कि नॉर्मली एक गैलेक्सी ऐसी दिखती है, लेकिन ये धुंधला आग जैसा स्ट्रक्चर भी एक इंडिविजुअल गैलेक्सी का ही फोटो है। इनफैक्ट इस इमेज में इन चारों आर्क्स में जितनी भी धुंधली गैलेक्सीज आपको नजर आ रही है, वो सभी के सभी असल में एक ही गैलेक्सी है, सनबर्स्ट आर्क गैलेक्सी। इनफैक्ट यही क्यों, जरा इसे भी देखो। इसमें आपको कितनी ब्लू गैलेक्सीज नजर आ रही है? 4, राइट? वेल ये चारों के चारों एक ही सिंगल गैलेक्सी है, द आइंस्टाइन क्रॉस। अब इसमें भी एक ही सिंगल गैलेक्सी है जो कि एक रिंग की तरह दिखाई दे रहा है, आइंस्टाइन रिंग। लेकिन एक मिनट, इन तीनों भी केस में एक गैलेक्सी इतने अजीबोगरीब पैटर्न्स में क्यों दिखाई दे रही है? और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको मिल सकता है आईफोन 14 ओनली एट ₹1। वेल काफी इंटरेस्टिंगली इसके पीछे का जो कारण है ना, वो हम इंसान आदि मानव के जमाने से ही करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज जब एक दिन अपनी गुफा में बैठे हुए थे, तब उस गुफा की दीवार पर अचानक एक दिन उन्होंने बाहर के नजारे की इन्वर्टेड तस्वीर देख ली। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये एग्जैक्टली क्या है। वो झट से बाहर जाकर ये देखने लगे कि कहीं बाहर की दुनिया सच में उल्टी फुल्टी तो नहीं हो गई। लेकिन फिर गुफा की थोड़ी सी छानबीन करने पर उन्हें ये पता चला कि ये इन्वर्टेड इमेज गुफा में मौजूद एक छोटे से छेद से आ रही रोशनी की वजह से बन रही है। पर आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? वेल, इसका जवाब तो उस वक्त उनके पास भी नहीं था, पर ऐसी ही कुछ मिलती जुलती चीजें वो लगभग हर रोज देखते आए थे। जी हाँ, जब रात में वो शिकार पर निकलते थे तो रात में टिमटिमाती जानवरों की आंखें उन्हें बिल्कुल वैसे ही लगती जैसे उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में वो चमकते हुए बारीक होल से देखते हुए लगा था। यही सोच वे समय के साथ साथ थोड़ी और इवॉल्व होती गई और आगे एंशिएंट ग्रीक्स के जमाने तक आते आते लोग ये मानने लगे कि हमारी आंखों के अंदर एक तरह की आग जलती है और वो आग फिर बाहर लाइट फेंकती है। Weird explanation, right? But it was true. आज से कई 100 साल पहले करीब 450 BCE में ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोकल्स का ह्यूमन विजन को लेकर यह लॉजिक था कि ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट ने इंसानों को बनाते वक्त उनकी आंखों में एक एक लौ, यानी जो कॉटन विक होता है ना, जो दिया में यूज होता है, वो जलाया है। और उस जलती हुई लौ की रोशनी जब चीजों पर पड़ती है तब वो चीजें हमें दिखाई देती है। वेल, जैसे आप देख सकते हो, लाइट की पुरानी थियरी मॉडर्न लाइट थियरी से लाइट ईयर्स दूर है। पर फिर आता है एक शख्स जिसने इस पहेली को उस वक्त भी सुलझा दिया। बस सिर्फ बात यह थी कि वो शख्स था एक पागल कैदी। आज से करीब 1000 साल पहले 996 AD में जब पूरे इस्लाम के लीडर कैलिफ अल अजीज की मौत हुई, तब इजिप्ट के कायरो शहर की गद्दी पर एक 11 साल के बच्चे अल हकीम को अगला कलीफ बनाकर बिठा दिया गया। अब अल हकीम स्वभाव से इतना क्रूर था कि एक बार तो उसने अपने राज्य के सभी कुत्तों को से वसीले कटवा दिया, क्योंकि उसे उनके भौंकने से दिक्कत थी। उसे लगाव था तो बस साइंस से। उसने इनफैक्ट इसके चलते पूरे एंशिएंट पर्शिया के कई सारे साइंटिस्टों को अपने यहाँ पर काम पर भी रखा था, और इन्हीं में से एक था इब्न अल हत्याम उर्फ अल हाज़िन, आज जिसे फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और अब वापस आते हैं हमारे वीडियो में। जैसे हमने देखा, अल हकीम ने कई सारे साइंटिस्टों को अपने वहां पर काम पर रखा था, और इन्हीं में से एक था इब्न अल हत्याम उर्फ अल हाज़िन, आज का फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। सो बात यह है ना, अल हाज़िन ने एक बार अल हकीम के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक डैम जैसा कोई स्ट्रक्चर खड़ा करके इजिप्ट के नाइल नदी के बहाव को रेगुलेट कर सकता है। बट जब अपनी टीम के साथ वो साइट पर पहुंचा, तब उसे पता चला कि भाई नाइल नदी का बहाव तो कुछ ज्यादा ही तेज है और उसे रेगुलेट करना यानी अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर था। पर अब ये बात अल हकीम को कैसे बताया जाए? वो चिढ़ गया तो वैसे भी मौत। सो अल हाज़िन ने बड़ी ही चालाकी से अपने फेलियर के बारे में जाकर अल हकीम को सब कुछ सच सच बता दिया, पर साथ ही समाज में यह अफवाह भी फैला दी कि वो दिमागी रूप से पागल है। अब आप ही बताओ, एक पागल के पीछे कोई अपना वक्त क्यों जाया करेगा? सो अल हकीम ने उसकी जान तो बख्श दी, पर बदले में उसे अपने ही घर में कैद कर लिया। अब बिलीव इट और नॉट, लेकिन इस 1000 साल पहले किसी एक राजा के किसी एक निर्णय से ही आज पूरी की पूरी लेंजिंग की दुनिया खड़ी हुई है। क्योंकि अल हाज़िन ने फिर घर बैठे बैठे ऊपर आसमान में एक बहुत ही विचित्र सी चीज देखी। उसने ये नोटिस किया कि जब सोलर इक्लिप्स होता था तब क्योंकि सूरज चांद से ढक जाता था, काफी वियर्डली पूरी पृथ्वी पर भी अंधेरा पड़ जाता था। अब इस फिनोमेनन से उसकी दिमाग में पहली बार ये बत्ती जली कि शायद किसी तरह की लाइट का स्रोत हमेशा हमारी आंखों के बाहर होता है और ना कि उसके अंदर, जैसे पहले वाले लोगों की मानसिकता थी कि ये लाइट का स्रोत जानवरों के आंखों के अंदर ही होता है।
अब अपनी इस न्यू डिस्कवरी पर और रिसर्च करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया। उसने अपने घर पर पड़े लालटेन को जलाकर उसके सामने अलग अलग चीजें रखकर उनसे बनी परछाई को गौर से देखना शुरू कर दिया। और तब उसने ये नोटिस किया कि जब भी वो कोई चीज को उस लालटेन के सामने रखता तो उसकी परछाई उस चीज के पीछे बनती, लेकिन वहीं पर जब वो चीज लालटेन के राइट में हो तो परछाई लेफ्ट में बनती है और पीछे रखी हो तो सामने बनती है। और बस देयर इट वाज, एल्हासन बन गया वो पहला इंसान जिसने हमें यह बताया कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, until of course बीच में कोई मैग्नीफाइंग लेंस, कोई पानी से भरा ग्लास, कोई मिरर या फिर कोई भारी भरकम गैलेक्सी ना आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स एक मिनट, इस पूरे के पूरे बड़े कहानी से आप लोग बोल रहे होंगे कि गौरव भाई आपने तो पूरी कहानी सुना दी, हमारा ये सनबर्स्ट आर्क कैसे जस्टिफाई होता है? वेल रुको, अब इस एक एक्सपेरिमेंट से सारा का सारा कंसोलिडेट हो जाएगा आपके दिमाग में। सो 29 मई 1919 में एक टोटल सोलर इक्लिप्स होने वाला था जिसमें 5 मिनट के लिए चांद पूरी तरह से सूरज को ढकने वाला था, जब आप दिन के समय में भी तारे देख सकते हो। बस फिर क्या था, सर आर्थर एडिंगटन उन कीमती 5 मिनटों को पकड़ने के लिए एक नाव और अपनी छोटी सी टीम को लेकर अफ्रीकन वेस्ट कोस्ट से कुछ दूर मौजूद प्रिंसिपे आइलैंड की ओर दौड़े और अपने कॉलीग फ्रैंक डायसन और उनकी टीम को सोब्राल ब्राजील की ओर रवाना कर दिए। नतीजा, जब दोनों टीम्स ने अपनी अपनी लोकेशन से सूरज के पास नजर आने वाले अन्य स्टार्स की लोकेशन को रिकॉर्ड किया, तब उन्होंने देखा कि वो सभी स्टार्स सूरज के जितने पास नजर आने चाहिए थे उतने थे नहीं। यानी आइंस्टाइन की 1915 की जनरल रिलेटिविटी थियरी बिल्कुल सटीक थी और ब्रह्मांड में भारी भरकम चीजें एक्चुअली में लाइट को बेंड करके उसके स्रोत को मैग्नीफाई करती है। और जब ये लाइट को बेंड करने का फिनोमेनन स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में किसी भारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, तब हम इस फिनोमेनन को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आपने कभी ना कभी कच्चे रास्ते पर साइकिल या बाइक जरूर चलाई होगी, पर उस वक्त क्या आपने कभी एक चीज नोटिस की है? अगर बड़ी गाड़ियों ने कच्चे रास्ते पर ऑलरेडी अपने पहियों के ट्रैक छोड़े होंगे तो ना चाहते हुए भी हमारा पहिया उसी ट्रैक पर चलने की कोशिश करता है। Am I right? बस यही होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग में लाइट के साथ भी। जब भी कोई भारी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम फैब्रिक में एक इस तरह का गड्ढा बनाता है तो एक गैलेक्सी से अपने सीधे रास्ते पर दौड़ती हुई लाइट ना चाहते हुए भी उस गड्ढे के कर्वेचर के हिसाब से बेंड होकर कहीं और ही पहुंच जाती है, इस पर्टिकुलर केस में हमारी आंखों तक। अब वेट, जरा स्क्रीन को जूम आउट कर लेते हैं और कुछ और कर्व्ड लाइट रेस बना लेते हैं और क्लियर पिक्चर मिलेगा। या अब मुझे बताओ, अगर ये मैसिव ऑब्जेक्ट बीच में नहीं होता तो क्या इस डायरेक्ट आती लाइट के अलावा ये बाकी दिशाओं में दौड़ती लाइट हम तक कभी पहुंचती? ऑब्वियसली नहीं, पर अब वो भी आ रही है। सो अगर हमारी आंखें हमेशा की तरह अब इन कर्व्ड लाइंस को भी एक सीधे लाइन में बैक ट्रेस करने लगी तो उन्हें क्या दिखेगा? जी हाँ, ये एक ही गैलेक्सी के अनगिनत कॉपीज। अब इसमें भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे इनमें से आइंस्टाइन रिंग के केस में सोर्स गैलेक्सी, बीच का मैसिव ऑब्जेक्ट और हम एक परफेक्ट सीधे लाइन में होना जरूरी है, तब जाकर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह से इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट हम तक बेंड होकर पहुंचती है। और इसमें अगर फिर भी थोड़ा 19-20 हो गया तो बनता है ये हमारा सनबर्स्ट आर्क। और इन दोनों से अलग सिर्फ 4 ऑपोजिट दिशाओं से आती हुई लाइट ही बेंड हो पाई तो बनता है एक आइंस्टाइन क्रॉस। लकीली आज हमें खुद बैठकर इन्हें डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो सनबर्स्ट आर्क जैसी यूं धुंधली और सी के शेप में खींची हुई इमेज को भी ठीक करके उसकी असली इमेज हमें दिखा सके। इनफैक्ट यही वजह है कि आज हम जानते हैं सनबर्स्ट आर्क गैलेक्सी हमसे 11 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और वो तो असल में 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक गैलेक्सी क्लस्टर की वजह से हमें यू आर्क जैसी नजर आ रही है। हाँ, आई नो, आप सोच रहे होंगे कि जब ये ब्रह्मांड की खुद की नेचुरल मैग्नीफाइंग लेंस ही इतनी पावरफुल है और सूरज भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग दिखा सकता है, तो फिर दूर दराज की गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए हमारे साइंटिस्ट उसे ही क्यों नहीं यूज कर लेते? सो गाइस, अब जरा सोच कर देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास किसी भी डिस्टेंस से चीजों को जूम नहीं करता, उसे बुक से एक सर्टेन दूरी पर पकड़ के रखना पड़ता है, जिसे उस ग्लास का फोकल डिस्टेंस कहते हैं। अब जरा गौर से सुनना, सूरज के केस में ये फोकल डिस्टेंस है सन प्लूटो डिस्टेंस से भी 14 गुना ज्यादा दूर, यानी उतनी दूर अपना टेलीस्कोप भेजना पड़ेगा सूरज को एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज करने के लिए। अब कंपैरिजन के लिए आज तक का सबसे दूर तक ट्रैवल करने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉयेजर 1 प्रोब पिछले 45 इयर्स से लगातार दौड़ने के बाद भी सन प्लूटो डिस्टेंस की सिर्फ 4 गुना दूरी ही तय कर पाया। सो इससे काफी अच्छा तो यही है कि हम ऑलरेडी दूर मौजूद चीजों को ग्रेविटेशनल लेंसिंग के लिए इस्तेमाल करें।
खैर, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मेरे साथ। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।